हाँ जी। आज नीति निदेशक तत्व में हम अनुच्छेद 41, 42, 43, 44, 45 इसका आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, जो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित था। महात्मा गांधी का ये मानना था कि भारत की जो आत्मा है वो भारत के गाँव में बसती है। तो भारत की आत्मा जब भारत के गाँव में बसती है, इसलिए गाँव की अपनी एक सरकार होनी चाहिए। राज्य इसका गठन करेगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब तक गाँव की नहीं सुधरती तब तक राजनीतिक अधिकार देना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो अगड़ी जातियां हैं, जो इकोनॉमी रूप से जो लोग सक्षम हैं, वो कहीं ना कहीं आगे रहेंगे और जो बैकवर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये इसके कारण नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ये लिख दिया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि अनुच्छेद 37 ये कहता है कि अगर नीति निदेशक तत्वों को राज्य लागू नहीं करता है तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, जितने भी हम नीति निदेशक तत्व हम पढ़ रहे हैं, इनमें हमेशा लोक कल्याण की बात की गई है। लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो, लोगों को एक सुगम शासन व्यवस्था उनको उपलब्ध हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसके लिए राज्य हमेशा कार्य करता रहेगा, लोक कल्याण के लिए कार्य करता रहेगा। इन सब लोक कल्याण के कार्य करने के लिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और जब तक संसाधन अगर राज्य के पास ठीक ठाक उपलब्ध नहीं होते तब तक राज्य इनको लागू करने में सक्षम नहीं रहेगा। आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 से, बहुत महत्वपूर्ण मज़ेदार चर्चा रहेगी इसके अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 41 ये कहता है, आर्टिकल 41, देखिए इनमें से सवाल कैसा आता है, हुबहू सीधा सीधा आता है। आर्टिकल की या तो भाषा लिखेगा, पूछेगा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। देखिए, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, आर्थिक सामर्थ्य राज्य में रहेगा, इकोनॉमी रूप से अपने आप को डेवलपमेंट करेगा, और उनकी सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए, भाई आपकी आय की सीमा कितनी है कि मान लो राज्य की 10 रुपये की, तो भाई आप रोजगार भी तो लोगों को 10 रुपये तक का ही दे सकते हो। अब आगे इनकम है 10 रुपये की, आप बोल लो मैं आपके इतने सारे काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, 100 रुपये का काम कर दूंगा, कैसे करोगे? तो इनकी सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, ये शब्दों का ध्यान रखना है। देखो, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की स्थिति में लोगों के लिए क्या किसकी व्यवस्था करेगा? काम की व्यवस्था करेगा, कि लोगों को बेरोजगारी में काम मिलना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो काम पाने की, शिक्षा पाने की, लोक स्वास्थ्य पाने के अधिकार को सुनिश्चित, लोक स्वास्थ्य मतलब उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको पानी मिलनी चाहिए, और लोक सहायता, लोक स्वास्थ्य नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लोक सहायता मतलब है कि उनको बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ये मिलनी चाहिए। इसके अलावा के अधिकार को सुनिश्चित करेगा, अर्थात राज्य पेंशन, भत्ते, स्कॉलरशिप आदि की क्या करेगा? सहायता देगा। तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे के अंतर्गत आप वृद्धावस्था क्या दे? पेंशन दे। उसके अलावा बीमारी के अंदर आप निःशुल्क दवा दें, निःशुल्क जांचें करें। जैसे हमारे अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, 7 अप्रैल 2013 को उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इन योजनाओं को लागू किया। प्यारे विद्यार्थियों, इनको लागू करने के पीछे रीज़न सरकार का ये था, क्योंकि वहाँ पर अनुच्छेद 41 ये कहता है कि बीमारी की अवस्था में, किन सी अवस्था में? बीमारी की अवस्था में राज्य क्या देगा? सहायता देगा। अब राज्य 2011 से पहले दवाइयाँ फ्री नहीं थी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो क्या हम कोर्ट में गए थे? क्या नहीं गए थे। लेकिन अब यहाँ हमें ये व्यवस्था दी गई है, तो कल को अगर यहाँ पर बीमारी की अवस्था में अगर दवाइयाँ बंद कर दे तो हमें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये सब संसाधनों पर निर्भर करता है कि जितने राज्य के पास संसाधन होंगे राज्य उतनी व्यवस्था करेगा। तो देखिए, बीमारी के लिए 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दवाइयाँ फ्री देना, ठीक है ना। 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा याद करवा देता हूँ कि गांधी बाबा 11 बार दवाइयाँ फ्री देते हैं। गांधी बाबा का मतलब अपनी नोटबुक में आप लिख लें, गांधी का मतलब है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को। गांधी बाबा 11 बार दवाइयाँ फ्री देते हैं, 11 यानी 2011, फ्री यानी निःशुल्क दवा योजना।
7 बार जांच करा के 13 बार अप्रैल पुल बनाया। 7 यानी 7 तारीख, 13 यानी 2013, अप्रैल पुल यानी अप्रैल, जांच का मतलब निःशुल्क जांच योजना, है ना। 15 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन योजना, पशुओं के लिए योजना। तो ये बीमारी की अवस्था में राज्य ने क्या दी है, सहायता दी है। ठीक ऐसे ही बुढ़ापे में देखिए आजकल वृद्धावस्था पेंशन चलती है। उसके अलावा निःशक्त का मतलब है जो व्यक्ति विकलांग है, शारीरिक रूप से असक्षम है, उनको साइकिल देना, उनको भी पेंशन देना। बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए बेरोजगारी क्या देना, भत्ते देना, है ना। जैसे पिछली अशोक गहलोत की जो सरकार रही उसमें 3,500 रुपये, फिर 4,000 रुपये से बेरोजगारी भत्ता कुछ समय के लिए दिया गया। अब नहीं, बंद कर दिया सरकार ने, तो आज हम कोर्ट में चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं, बट राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसी अपेक्षा करता है। कौन सा, आर्टिकल 41। तो बहुत ही आसान सा है। बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, है ना, निःशक्तता, इन सब में राज्य लोक सहायता करेगा, लोगों की मदद करेगा, जिससे लोगों का जीवन स्तर ठीक रहे, लोक कल्याण के कार्य हमेशा बने रहे, ऐसा कहता है आर्टिकल 41 कहता है। अब देखिए हम चलते हैं अनुच्छेद 42 पर। आर्टिकल 42 क्या कहता है, राज्य काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं का, है ना। मानवोचित दशाओं, देखिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाल श्रम। देखो इससे मैं कनेक्ट करके एग्जाम्पल नीचे लिखे, जिससे आपको कोऑर्डिनेट हो, पता चले कि इस वर्ड का प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है। अब देखिए बाल श्रम का मतलब है कि बच्चे से अगर, बालक से अगर श्रम करवाया जा रहा है तो मानवोचित दशा नहीं है, यानी उसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, उसकी पढ़ने की उम्र है, इस बीच अगर उससे इतना भारी श्रम कराया जा रहा है, वो पत्थर उठाने का काम कर रहा है, अनाज की बोरियां उठाने का काम कर रहा है, तो ये मानवोचित दशा ठीक नहीं है, यानी ये न्याय संगत बात नहीं है, उनसे काम नहीं कराना चाहिए। राज्य ऐसे कानून बनाएगा ताकि उनके साथ न्याय हो। कोई भी फैक्ट्री मालिक हो, चाहे कोई कितना बड़ा व्यापारी हो, बाल श्रम नहीं करा सकता। न्याय संगत बात ही होनी चाहिए हमारे राज्य के अंदर कि हाँ राम राज्य है भैया, या न्याय संगत, कोई किसी के साथ गलत नहीं करता, कोई किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, ये न्याय संगत बात होती है। और तथा प्रसूति सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें ये ध्यान रखना, इसी से आपको पॉइंट को पकड़ना, प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब प्रसूति सहायता में जैसे कैसे हमारे राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना आई, है ना। जननी सुरक्षा योजना में क्या है कि मात्र शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, मात्र शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य कुछ न कुछ कदम उठाएगा। तो हमारी अशोक गहलोत की जो पहली बार जो सरकार बनी थी उस दौरान उन्होंने एक व्यवस्था करी कि जनाना हॉस्पिटल में अगर बच्चे की डिलीवरी, अगर महिला की डिलीवरी अगर करवाई जाती है तो जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इसके लिए 104 नंबर की एम्बुलेंस जो गाड़ी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। फिर उस समय व्यवस्था ये कर दी कि भाई लड़के के जन्म पर 1,000 रुपये, लड़की के जन्म पर 1,400 रुपये, फिर शहरी क्षेत्र की महिला है तो 1,400 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र की शहरी क्षेत्र की महिला के लिए 1,000 रुपया, ग्रामीण क्षेत्र की महिला के लिए 1,400 रुपये। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अब तो बहुत चेंज हो गया है। जब शुरुआत इस व्यवस्था की करी थी कि ग्रामीण महिला है 1,400 रुपये डिलीवरी के दौरान मिलेंगे और शहरी क्षेत्र की महिला 1,000 रुपये मिलेंगे अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी करवाते हैं, जनाना हॉस्पिटल में। अब ये योजना इतनी व्यापक हो चुकी है कि जैसे आज तो लड़की के जन्म पर सरकार 1.5 लाख रुपया दे रही है सरकारी हॉस्पिटल में। अब तो निजी हॉस्पिटल का भी कर दिया कि जो सरकार से रिलेटेड जिन हॉस्पिटल्स के नाम आते हैं जो योजना के अंतर्गत। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये राज्य काम करेगा। प्रसूति का मतलब है कि जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो उस दौरान उसमें 1,000 सांप अगर बॉडी में हमारे अगर डंक मारते हैं, इतनी जो पीड़ा होती है उस समय उसकी पीड़ा होती है। अगर तय समय पर, सही समय पर अगर उस माँ को इलाज नहीं मिलता तो कई बार बच्चे के या कभी माँ के कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उनमें से डेथ हो जाती है। तो मात्र शिशु मृत्यु दर भारत में बढ़ने लगी, राजस्थान में बढ़ने लगी, तब हमारी राजस्थान की सरकार ने ये व्यवस्था के लिए कदम उठाया और बेहतरीन कदम था।
तो देखिए उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा। मातृत्व अवकाश इसी का ही एक परिणाम है कि मैटरनिटी रिलीफ जो है, इसका मतलब है कि अगर कोई महिला, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, अगर वो लिमिटेड कंपनी में भी है, तो महिला अगर गर्भवती है और उसकी मानवोचित दशाएं, उसकी दशा नहीं है वहाँ से ट्रैवल करके रोज़गार के लिए, जहाँ वो मान लीजिए टीचर है वो आ रही है, वो ट्रैवल करके आ नहीं सकती, वापस जा नहीं सकती, लेकिन अगर वो छुट्टी लेती है तो घर का खर्चा कैसे चलाए, तो सरकार 730 दिन का मैटरनिटी रिलीफ उसको प्रदान करती है। यानी आप आराम करिएगा, यानी एक बच्चे पर कितने दिन, 730 दिन, लगभग 2 साल के आसपास अगर हम देखा जाए तो ये छुट्टी मिलती है और उसमें घर बैठे आपको सैलरी मिलेगी। हालांकि एक साथ नहीं मिलती है, पहले 6 महीने के लिए, डिलीवरी के लिए 6 महीने का मिलेगा, उसके बाद वो बच्चा जब 18 साल की उम्र तक का हो जाता है, तब जब वो बच्चा मान लीजिए बीमार पड़ गया और माँ पर डिपेंड है, तो उस बच्चे की देखभाल के लिए वो माँ मैटरनिटी रिलीफ के तहत अवकाश ले सकती है। तो देखिएगा, मैटरनिटी रिलीफ के तहत प्रसूति वाली महिला को 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए 730 दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 18 एक बच्चे पर 730 दिन मिलेगा और एक बच्चे के 18 साल की आयु तक वो महिला अवकाश ले सकती है। जैसे डिलीवरी के समय 6 महीने ले लिया, फिर कभी 1 महीना, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, ऐसे करके ये 2 बच्चों पर मिलेगा। एक बच्चे पर 730 दिन, दूसरे बच्चे पर भी 730 दिन। 730 दिन का अवकाश चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। यह अवकाश 2 बच्चों का, देखिए यहाँ लिखा हुआ, यह अवकाश 2 बच्चों का तक मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी ये अवकाश मिलेगा। ये मोदी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, तो मुझे लगता है समझ में आ गया मानवोचित दशाएं, यानी प्रसूति के दौरान भी उसकी दशा ठीक रहनी चाहिए, इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था अनुच्छेद 42 के तहत की गई है। और अनुच्छेद 41 व 42 में दिए गए निदेशक तत्व ही लोक कल्याणकारी योजना है। बिल्कुल, अभी हम पढ़ रहे थे 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, तो ये लोक कल्याण ही तो है। ठीक उसी प्रकार 42 क्या कहता है, प्रसूति सहायता की बात करता, मानवोचित दशाएं लोक कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। और 1 फरवरी को गर्भवती महिलाओं की जांचें फ्री होती है। 1 फरवरी को गर्भवती महिलाओं की जांचें क्या होती है, फ्री होती है। इसी के तहत होती है ताकि उनको अपने शरीर की दशा पता रहे कि मैं ठीक ठाक हूँ या नहीं। जच्चा बच्चा है ना, बच्चा जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, उसका भी ठीक समय से इलाज होना चाहिए। और बाल श्रम हमने देख लिया कि ऐसी न्याय संगत कार्य करें ताकि बाल श्रम को रोका जाए। इसके लिए देखो अधिनियम 1986 के अंदर बनाया गया है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 43 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 43 जो है कर्मकार। कर्मकार का मतलब होता है मजदूर। मजदूर यानी जो कर्मचारी जिसे हम कह सकते हैं। निर्वाह का मतलब होता है गुजारा, है ना, निर्वाह का मतलब है, तो मजदूरों की गुजारा करने के लिए उनकी जो मजदूरी होती है वो कितनी मिलनी चाहिए। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की भी इतना तो उनको मिलना ही चाहिए, वरना अगर इतनी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उनका जीवन कैसे चलेगा। मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ किसी फैक्ट्री में कहीं पर भी, तो मुझे कम से कम रोज के 500 रुपये तो मिलने ही चाहिए। 500 रुपये मिलते हैं तब मैं घर पे आटा भी ला सकता हूँ, नमक भी ला सकता हूँ, तेल भी ला सकता हूँ और खाने पीने का सामान ला सकता हूँ। अगर मुझे 100 रुपये मिले तो मैं, आजकल तो इतनी महंगाई है कि 40-50 रुपये किलो तो शक्कर आती है, तो मैं क्या घर पे लेके जाऊंगा। तो कर्मकारों के लिए इतना तो उनको न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए, ये राज्य तय करेगा, ऐसा अनुच्छेद 43 में। कि चाहे प्राइवेट सेक्टर सरकार का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर सरकार का नहीं है, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल बिजनेस है और वहाँ वो लेबर काम के लिए रखता, तो गवर्नमेंट को रूल बनाना होगा। और गवर्नमेंट रूल बनाकर ये तय कर देगी कि एक व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 10,000 रुपये तो महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो जो व्यक्ति काम कर रहा, जो फैक्ट्री चला रहा है, तो वो 10,000 रुपये तो उसको मिनिमम सैलरी देनी ही होगी। अगर वो इतनी सैलरी नहीं देता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वो शोषण नहीं कर सकता, मन मर्जी नहीं कर सकता। यही तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का यही तो मतलब है। तो अनुच्छेद 43 कहता है राज्य कृषि यानी एग्रीकल्चर के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकार, यानी जो
एग्रीकल्चर में, चाहे मान लीजिए मैं फसल की कटाई के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी एक कृषि के लिए मैं कर्मकार हूँ, तो वहाँ मुझे रोज के 500 रुपये तो मिलने ही चाहिए, है ना। तो अब जैसे कोई बोला कि नहीं देगा, तो अगर ये पता चलता तो उसके लिए दंड की व्यवस्था करेगा राज्य कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, ये तो मिनिमम आपको 400 इतना देना ही पड़ेगा। और जब लोगों को पता लग गया कि सब इतनी रेट है, सब लोग इतनी रेट रखेंगे, तो उसको वैसे ही उतने में मजदूर, सस्ते में मजदूर मिल ही नहीं सकते। कर्मकारों को काम निर्वाह यानी वही उसका गुजारा उसको मिलना चाहिए, है ना, गुजारा मतलब उतना तो पैसा उसको मिलना चाहिए गुजारे के लिए। तो काम निर्वाह मजदूरी यानी मजदूरी ऐसी मिलनी चाहिए जिससे उसका क्या चल जाए, गुजारा चल जाए, ठीक है ना। और उसके अलावा शिष्ट यानी सम्मानपूर्ण, कम से कम उसकी इज्जत होनी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की तरह उस पर कोड़े बरसाते रहे, काम कराते रहे। एक सम्मानपूर्वक जीवन, है ना। दोपहर को लंच का समय होना चाहिए, थोड़ा आराम करने का भी समय मिलना चाहिए, चाय कॉफ़ी भी पिएगा, ये उसका एक सम्मान होता है। तो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। अवकाश का मतलब है कि जैसे कोई लिमिटेड कंपनी, फैक्ट्री है, कंपनी है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो हफ्ते में एक दिन उसको अवकाश तो मिलना ही चाहिए ताकि वो अपने घरेलू कार्यों को संपन्न कर सके। तो इसलिए एक उस अवकाश का पेमेंट नहीं करना चाहिए, वो सरकारी छुट्टी की तरह एक छुट्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब 6 दिन काम किया तो 6 का ही पेमेंट मिलेगा, पेमेंट पूरे 7 दिन का मिलेगा। तो बस यही है कि अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। जैसे एग्जाम्पल की इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आता है, गाँव में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य। कुटीर उद्योगों को, कुटीर यानी आप जानते हो गांधी जी से ये प्रभावित है। गांधी जी चाहते थे कि गाँव को वापस कुटीर उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग जो लोग अपना, जैसे नाई का काम बाल काटने का, जूते बनाने वाले का काम जूते बनाने का, ठीक है ना, उसके अलावा धोबी का काम कपड़े धोने का, किसी व्यक्ति का, किसान का काम है कृषि करने का, काम बटावा था, है ना, कोई कपड़े बनाने का बुनने का काम करता है। तो कुटीर उद्योग छोटे छोटे गाँवों के जो लघु उद्योग थे, उनसे लोग बेरोजगार नहीं होते थे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, उनको रोजगार मिलता था। यही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। जैसे ढाका का जो मलमल था वो एक माचिस की डिबिया में आ जाता था, इतना हाथ की बुनाई का कपड़ा तैयार होता था। और उसको, सबसे बड़ी बात है, उसको विदेशी मार्केट में एक तरफ सोना रखो, एक तरफ ढाका का मलमल रखो, इतना महंगा वो बिकता था। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कुटीर उद्योग, पत्तल उद्योग हो गया, गोटा उद्योग हो गया, है ना, खादी उद्योग हो गया, ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। सहकारी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक आप यूँ समझिए कि गांव के अंदर एक मैं किसान हूँ और मैं अगर खाद और बीज खरीदना चाहता हूँ तो मैं अगर शहर में मंडी में जाता हूँ या किसी कंपनी के पास जाता हूँ, वहाँ से अगर मैं लेकर आऊँगा तो मुझे महंगा मिलेगा। मैं एक तो अकेला जाऊंगा, फिर मेरे जिस गाड़ी में लाऊंगा उसका रेंट लगेगा, एक सिंगल आदमी को वो महंगा भी देगा। यही गांव में 20 जनों ने मिलकर हमने एक संस्था बना ली, उसका नाम रखा सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट ने अनुमति दे रखी है, आप रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो गवर्नमेंट के कागजों में आपने उस कंपनी को उस संस्था को रजिस्टर्ड करा दिया। अब आप जो उस कंपनी का, जैसे मान लीजिए खाद और बीज खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी से आप खरीदिए तो कंपनी उस सहकारी संस्था को मिनिमम प्राइस के अंदर वो खाद और बीज प्रदान करेगी। ये है सहकारी का मतलब, है मिलकर काम करना, जिससे बिचौलियों का जो पैसा है वो यहाँ से हटा देना, सबको फायदा हो, सबको फायदा हो। अब एक में खाद की बोरी लेकर आता, बीज की बोरी लेकर आता, मान लीजिए 5,000 रुपये की आती है और वही सामूहिक रूप से आई मेरे मान लीजिए 3,500 में, तो मैं किसान हूँ, मुझे तो 1,500 रुपये का फायदा हुआ। ये सहकारी। तो इस प्रकार की सहकारी आधार पर संस्थाएं बनाकर और गांव में कुटीर उद्योग बनाकर ऐसे लोगों का व्यक्तिगत विकास करना है। सहकारी मतलब सामूहिक विकास। ये तो व्यक्तिगत हो गया, ये कैसा हो गया, सामूहिक हो गया। सामूहिक रूप से काम कर सकते हो आप, व्यक्तिगत कुटीर उद्योग चला के अपना विकास कर सकते हो। आगे बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसीलिए सरकार आजकल लोन देती है मुख्यमंत्री के द्वारा, स्वरोजगार योजना के तहत, है ना, आप अपने कुटीर उद्योग चलाइए, रोजगार करिए, है ना, डेयरी फार्म लगाइए। सरकार 50-50 लाख रुपए तक का लोन देती है प्रधानमंत्री की योजना के तहत। तो ये बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। ये गांधी दर्शन से प्रभावित है। इसके तहत देखो, व्यक्तिगत देखो, सरकार
सरकार ने जैसे मनरेगा कानून, अब तो VBG रामजी बन गया, कानून का नाम मनरेगा उस समय जो बना था। तो ये क्या है, व्यक्तिगत ही तो है, गांव में जा रहे हो, मैं गेती पावड़ा लेकर जा रहा हूँ और अपना रोजगार करके आ रहा हूँ, रोज के 200 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ, जो सरकार व्यवस्था कर रही है। मुद्रा योजना, इसमें लोन मिल रहा है, आप स्वरोजगार के लिए आपको लोन मिल रहा है, आप अपना उद्योग चला सकते हो, कुटीर उद्योग कोई ना कोई, है ना। न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किए गए कि कम से कम 8,000 रुपये तो व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। ये हमारी राज्य के द्वारा व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 43 को ध्यान में रखते हुए। इसके तहत खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड बना दिया, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जो खादी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, ग्राम में छोटे छोटे उद्योग बढ़ाने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। इस बोर्ड का काम यही रहेगा। चलिए अब देखिए अनुच्छेद 43 में 43A जो है वो क्या कहता है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन। देखिए एक तो कैपिटल ए आया, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों का मतलब ये है मजदूर, है ना, मजदूर हो गया, कर्मचारी हो गया, जिसका हम, और कंपनी कोई भी है जिसमें कर्मचारी कह सकते हैं। कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित, है ना, उद्योगों के प्रबंधन में, यानी जो उद्योग जगत है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, देखिए शब्दों को तोड़ना है आपको, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ हम आपको वही बता रहे हैं। प्रबंधन का मतलब हो गया मैनेजमेंट, क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। यानी आज बड़ी कंपनी है मेरी बड़ी कंपनी है, तो मैं अकेला मैनेजमेंट नहीं करूंगा इसमें। यहाँ पर 43 है कहता कि कार्मिकों की भागीदारी होगी, यानी एक मजदूरों की यूनियन होगी, वो भी मैनेजमेंट में भाग ले, भैया 3 शिफ्ट में काम चलेगा, और जो महिलाएं हैं वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर किसी कर्मचारी के लग गई, है ना, तो उसको घर बैठे उसको सैलरी मिलनी चाहिए मैनेजमेंट के तरीके के अंदर। तो केवल कुछ जो आज हमारे देश में इंडस्ट्रियां हैं, तो वो केवल कुछ हाथों में ही ना रह जाएं, यानी कार्मिकों के हाथ में भी उनका मैनेजमेंट होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग भी व्यवस्था। सब मालिक की शर्तों के अनुसार ही काम ही करेंगे तो फिर मालिक तो शोषण करेगा, मालिक तो मैनेजमेंट कर देगा शोषण वाला, जैसे अंग्रेजों का टाइम होता था, नहीं, है ना। अब मजदूरों के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए मजदूर खुद मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये 43 कहता है कि उद्योगों का मैनेजमेंट जो कार्मिकों की उसमें भागीदारी है, मजदूर भी उसमें बताएंगे ये मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ये टाइमिंग इतना ऐसा होना चाहिए, तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम हड़ताल पर चले जाएंगे। ये 43A कहता है। इसको 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया कि भाई इन उद्योगपतियों में आप अपना इंटरफेयर करो, फैक्ट्री किसी और की है लेकिन चलाओ आप उसको, मैनेजमेंट आप करिएगा उसके अंतर्गत। तो ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 43A में है, उद्योगों में मैनेजमेंट कार्मिकों की 43 है, कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला 43B के लिए हम बात कर रहे हैं, उससे पहले पढ़ रहे हैं सहकारी संस्थाओं से संबंधित ढांचा। कोऑपरेटिव संस्थाएं जो है, ये मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उसने 97वें संविधान संशोधन 2011 से इसे जोड़ा गया था। 97वें संशोधन 2011 से सहकारी संस्थाओं से संबंधित ढांचा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सहकारी संस्थाएं जो होती है एक सामूहिक ग्रुप होता है। सहकारी का मतलब है सामूहिक रूप से, सहकारी का मतलब ही क्या है, सामूहिक रूप से कोई ना कोई कार्य करना जिससे सब सदस्यों का फायदा हो, है ना, सबका फायदा हो, बिचौलिया यहां से बाहर निकल के चले जाए। देखिए 97वें संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, 3 जगह जोड़ा इसको। कितनी जगह जोड़ा है? 3। ऐसा नहीं कि केवल निदेशक तत्व में जोड़ा, इसको फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में भी जोड़ा है। इसको जो हम एक भाग आता है 9 पंचायती राज, 9A नगर पालिका, एक 9B नामक एक नया भाग जोड़कर उसमें भी जोड़ा गया है। और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43B में भी इसे जोड़ा गया है। अब तीनों का अलग अलग रोल है, मैं तीनों को आपको समझा देता हूं कि पहली बात तो कि ये जो 97वां संशोधन 2011 हुआ, इसके द्वारा 3 जगह चेंजमेंट किया गया संविधान में। ये आपको ध्यान रखना कि बताओ सहकारी संस्थाओं के द्वारा कौन से संशोधन के द्वारा यहाँ चेंजमेंट हुआ, तो 97वां 2011। पहला हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार की, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c), संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) यानी 19(1)(a) भाषण एवं अभिव्यक्ति, B कहता है
है ना, सभा करने का अधिकार। सी कहता संगठन बनाने का अधिकार, उस संगठन में ये लिख दिया कि सहकारी संगठन बनाने का भी अधिकार होगा। ये मौलिक अधिकार हो गया, मतलब सहकारी संस्था बनाना। जैसे गांव में मैं एक व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं किसान हूं, मैं खाद और बीज खरीदना चाहता हूं एक कंपनी से, और कंपनी मुझे अकेले को बहुत महंगा दे रही है। 20 जनों ने मिलकर हमने एक संस्था बना ली। उस संस्था का नाम क्या रखा? सहकारी संस्था, अंग्रेजी में कोऑपरेटिव सोसाइटी रख दिया। उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। संस्था जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्टर्ड होने के बाद उस संस्था के माध्यम से आप उस कंपनी से जब माल खरीदेंगे तो आपको गवर्नमेंट नियमों के अकॉर्डिंग वो माल आपको सस्ता मिलेगा। जो 5,000 रुपये में मुझे बीज की जो बोरी मिल रही थी खाद की, वो अब मुझे 3,500 रुपये के अंदर मिलेगी। तो ये बिचौलिए का जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा हट गया, वो कंपनी ने उस सोसाइटी को दे दिया। अब सोसाइटी में जितने मेंबर हैं वो अपने हिसाब से अपना माल जो आया वो बांट लेंगे। तो ये सहकारी संस्था बनाने का मौलिक अधिकार है। क्या है बताओ? फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैं हूं नागरिक, मैं अपने गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये तो 19(1)(c) कहता है। अब देखो 43(b) क्या कहता है कि जो ये सहकारी जो समितियां होती है इनको राज्य निर्देश करेगा। इनको राज्य क्या करेगा? निर्देश करेगा कि भाई आप जो है सहकारी संस्थाएं जो है ये स्वायत्त कामकाज करे, है ना, जैसे पेशेवर प्रबंधन, है ना, स्वायत्त कामकाज में, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ स्वायत्त कामकाज। इनको राज्य जो है ना बीच में कामकाज, इनको राज्य बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा कि भाई हम चलाएंगी संस्था को। भाई व्यक्ति ने गठित कर ली, और स्वायत्त कामकाज का मतलब ये अपना काम स्वयं करेगी, राज्य उसको और बढ़ावा देगा, भी आप अपना काम करो, है ना, उसके लिए दिशा निर्देश देगा। तो राज्य का काम है कि स्वायत्त कामकाज अपना स्वतंत्र रहकर अपना काम करें, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, राज्य और बढ़ावा इनको देगा। तो सहकारी संस्था बनाना, देखो सी के अंदर तो क्या बनाना, है ना, और फिर बनाकर उनका उन्नयन करना, आगे बढ़ाना, और इसके लिए संस्थाएं स्वायत्त कामकाज करेगी। अब देखिए पंचायती राज और नगर पालिकाएं जो है उसमें 243 जो आता है, उसके अंदर भी एक इन्होंने एक भाग जोड़ा है नया, है ना, जैसे 9B, है ना, उस 9B के अंतर्गत इन्होंने सहकारी संस्थाएं जोड़ दिया। 243(z)(h) से लेकर 243(z) जो T है, ये साफ कहता है कि जो सहकारी जो संस्थाएं होती है इनके जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूँ, जैसे इनकी चुनाव, है ना, कैसे होने चाहिए, इनका निदेशक कैसे बनेगा, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये 243(z)(s) से लेकर (z)(t) जो है वहाँ तक है। फिर उसके अलावा इन संस्थाओं के जो कामकाज तय करता है, देखो ये तो स्वायत्त कामकाज की बात है, और ये जो 243(z)(h) से (z)(t) इनका कामकाज क्या होता है, तय होता है कि ये संस्थाएं कैसे कैसे काम करेगी, इनकी रूल्स रेगुलेशन। तो 9B में तो है कि इन संस्थाओं के चुनाव, 20 लोग हो गए, उनका अध्यक्ष कौन बनेगा, कैसे बनेगा इन संस्थाओं के चुनाव, इनका निदेशक बनेगा, इनके कामकाज निर्धारित करने का काम, ये सब इसमें है। 43B में कि राज्य इनके स्वायत्त कामकाज को बढ़ावा देगा, इनको निर्देश देगा कि आप अच्छा काम करो, है ना, सपोर्ट करेगा। और 19(1)(c) कहता है कि व्यक्ति को सहकारी संस्था बनाने का क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो मुझे लगता है कि सहकारी शब्द आपको अच्छे से समझ में, सहकारी मतलब सामूहिक, कुछ लोगों का ग्रुप, एक सोसाइटी बन गई, वो कोई भी सामान खरीदेगी कंपनी से तो उसको सस्ता मिलेगा, जिससे बिचौलिया हट जाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा बस। और स्वैच्छिक रूप से मेंबर भी स्वैच्छिक बनेगा और वापस हट भी सकता है। अगर मैंने आपको मेंबर बनाया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप अपनी स्वैच्छिक इच्छा से बन रहे हो, आपको बाहर निकलना, हमारे साथ नहीं रहना, ग्रुप में बाहर चले जाइए। तो ये भी एक सब स्वैच्छिक चीज़ें होती है। तो ये 43B कहता है कि सहकारी समितियों को, तो देखो यहाँ पर 43B में क्या है, सहकारी संस्थाओं का उन्नयन, राज्य सहकारी समितियों को स्वैच्छिक निर्माण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन के उन्नयन का प्रयास करेगा। मैंने कहा ना उनके कामकाज, है ना, कामकाज के अंदर देखिए क्या आ गया कि कैसे वो अपना कामकाज करेगी, व्यवसायिक प्रबंधन, अपना जो काम करेगी, व्यवसाय करेगी, उसका मैनेजमेंट जो करेगी उसको राज्य बढ़ावा देगा। लोकतांत्रिक मतलब इन संस्थाओं में काम
बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, कोई किसी की मोनोपोली नहीं होगी, राज्य इस पर ध्यान रखेगा कि मैंने संस्था बनाई तो मैं मोनोपोली करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए, सबका कंट्रोल, लोकतांत्रिक मतलब 20 लोग हैं तो 20 का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसका राज्य ध्यान रखेगा। स्वैच्छिक समितियों का स्वैच्छिक निर्माण, बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी है तो निर्माण करें, अन्यथा ना करें, कोई दबाव नहीं रहेगा। ये 43B के अंदर तो उन्नयन इन संस्थाओं को बढ़ाने का काम करेगा राज्य, ये लिखा हुआ है 43B में। किस में लिखा हुआ है? 43B में। ठीक है, चलिए, तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से 43B को हमने समझा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अंग्रेजी में इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। यानी जिस देश में हम रहते हैं इसमें कानून समान होने चाहिए, विवाह के, तलाक के, उत्तराधिकार के, लेकिन इस देश में ये चीज़ नहीं है। हिंदू लो अलग कहता है, मुस्लिम लो अलग कहता है, ईसाई लो अलग कहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आपके सामने यहाँ पर ये है कि कुछ सिविल मामले हैं, जैसे व्यक्ति बनाम व्यक्ति, यानी मेरी और आपकी लड़ाई हुई है ना, तो जैसे कोई पति पत्नी में जैसे विवाह होता है तो व्यक्ति बनाम विवाह है ना, तो तलाक, वसीयत, संपत्ति, सभी के लिए समान कानून नहीं है इस देश में, यानी कॉमन सिविल कोड नहीं है, कानून समान नहीं है। तो 44 से कहता नागरिकों के लिए राज्य समान कानून बनाएगा, बनाकर नहीं दिए उस टाइम। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हो सर संविधान सभा बनाकर भेज देती, अभी ये लफड़ा ही नहीं होता। भाई उस समय देश की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, उस समय देश जाति और धर्म के आधार पर जबरदस्त तरीके से बटा हुआ था। अगर उनको उनके विवाह, हर जातियों के विवाह करने के तरीके, धर्म के अनुसार विवाह करने के तरीके, तलाक, अगर उनमें इंटरफेयर करते तो बोला कि साहब ये तो हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती। इसलिए उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक, वसीयत ये भी धर्म के अकॉर्डिंग चलने दो आप। जैसे मुसलमानों में ट्रिपल तलाक की व्यवस्था थी, अब तो समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये विवाह, तलाक, वसीयत, संपत्ति तो सबके लिए समान कानूनी अपने अपने धार्मिक अकॉर्डिंग ये व्यवस्था चल रही थी। इसीलिए ये कॉमन सिविल कोड इस देश में अभी पूर्णतः लागू नहीं है। अभी कहाँ कहाँ लागू हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपराधिक मामले में क्या है, व्यक्ति बनाम राज्य, यानी व्यक्ति है और व्यक्ति राज्य के खिलाफ, जैसे हत्या, डकैती, झगड़ा, सभी के लिए समान कानून। अब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी ने, मैं हिंदू, मैंने किसी की हत्या करी तो जो धारा लगनी है मुझे वही सजा मिलेगी। तो मुसलमान है, उसने किसी की हत्या करी तो उस पर जो धारा लगनी है उसको वैसे सजा मिलेगी। डकैती चाहे मुसलमान करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, जो डकैती के लिए नियम है वो सबके लिए समान रहेगा। तो यहाँ तो है कॉमन सिविल कोड, यहाँ तो सब समान है। अगर किसी ने किसी का रैप किया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, चाहे सिख, ईसाई, तो वो रैप की जो सजा मिलनी वो मिलेगी, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। बट यहाँ ये जो भेदभाव है इसी को कहते हैं कि कानून समान नहीं है, समान सिविल संहिता नहीं है। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो सिविल संहिता का मतलब यहाँ पर हो गया कॉमन सिविल कोड भारत में किन किन राज्यों में लागू है, इस पर हमें बात करनी है। अब देखिए, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भाई राज्य यानी भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, तो राज्य मतलब पूरी सरकारी जो सिस्टम है वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में, अलग अलग जितने भी हमारे स्टेट्स हैं यहाँ पर, में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा कि सब नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड वहाँ पर क्या कर दे, लागू कर दे। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के संबोधन में यूसीसी को धर्मनिरपेक्ष एवं एकीकृत सुधार के रूप में रेखांकित किया, है ना, कि उन्होंने कहा कि भारत के प्रति, अच्छा देखिए, ये राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्य इस पर क्या बनाता है, कानून बनाता है। तो यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक राज्य कॉमन सिविल कोड पर कार्य करें, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया 2024 पर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से। ये संबोधन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मुद्दा उठाया कि राज्यों को ऐसा प्रयास करना चाहिए, कानून समान बनने चाहिए। तो एक तो थोड़ा सा करंट फैक्ट के हिसाब से घटनाक्रम देश में जो चल रहा है वो आपको याद होना चाहिए। नवीनतम घटनाक्रम क्या है, उत्तराखंड राज्य में फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना, पहला राज्य बना जिसने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। अब देखिए, फरवरी 2024 में लागू कर दिया, मार्च में राष्ट्रपति ने
अनुमति दी तो गंगा तो उल्टी चल रही है। देखिए, राज्य सूची का विषय है, कानून बन चुका है, लागू कर दिया राज्य ने, बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने बाद में अनुमति दी, कोई दिक्कत नहीं, बैकडेट में अनुमति मिल जाती है। तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए ये कंफ्यूज ना हो कि सर ऊपर फरवरी है नीचे मार्च है, बिल्कुल बाद में भी राष्ट्रपति अनुमति दे सकता। लागू पहले हो चुका है क्योंकि राज्य का मामला था, राज्य ने लागू कर दिया। अब देखिए, तो एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में गोवा जो है वो शुरुआत से ही एकमात्र ऐसा राज्य रहा कि शुरू से जिसके पास समान सिविल संहिता, समान सिविल कोड जो है, कॉमन सिविल कोड लागू था। अब आप उससे सवाल करेंगे गोवा था तो उत्तराखंड पहला राज्य क्यों बना? क्योंकि गोवा जो है वो हमने पुर्तगाल से लिया, बाकी जो भारत है हमने अंग्रेजों से लिया, पौंडीचेरी हमने फ्रांसीसियों से लिया। तो जब हमने पुर्तगाल से 1961 में गोवा लिया तो पुर्तगाल में विवाह, तलाक और इनके सबके कानून समान थे, तो एज इट इज हमने वही व्यवस्था वहां पर अपना दी, वो ले ली। तो गोवा में तो शुरू से ही व्यवस्था थी जब पुर्तगाल से हमने लिया, लेकिन देश आजाद होने के बाद हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कौन सी सरकार ऐसी पहली थी कि जिसने कॉमन सिविल कोड पर कानून बनाया? वो सरकार पहली कौन सी थी? वो कौन सा राज्य था बताओ? उत्तराखंड राज्य था जिसने इसके लिए क्या बनाया? कानून बनाया। तो देखिए, ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप पर समान रूप से लागू होता है। 24 मार्च 2026 को। अच्छा, एक चीज मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो उत्तराखंड में हुआ ये एसटी कैटेगरी के लिए लागू नहीं किया। एसटी कैटेगरी की जो ये सिस्टम है इनको छेड़खानी नहीं करी गई है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में, क्योंकि अगर उनको छेड़ोगे भी उनके विवाह के, तलाक के, तो वो बोलेंगे कि साहब हमारे तो धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा, तो उसको छोड़ दिया गया उत्तराखंड के अंदर। और 24 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा द्वारा भी गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। हालांकि अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, लागू करें तो आप करंट जीके में पढ़ते रहें किताबों को, उसमें आपको आ जाएगा। बिल पास कर दिया है गुजरात विधानसभा ने, यह आपको विशेष करके ध्यान रखना है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूं कि गोवा पहले से ही है, यहाँ पर आप लिखें गोवा जो है, जो गोवा है वो पहले से ही यहाँ पर है। और उसके अलावा उत्तराखंड हो चुका है और गुजरात में अभी लागू नहीं हुआ, पास तो कर दिया, लेकिन इन दो में तो लागू है। तो जिसमें ये तो ऑलरेडी पहले से ही है और यहाँ पर लागू कर दिया। तो आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। गोवा में ऑलरेडी पहले से क्या था? लागू था। गुजरात ने व्यवस्था कर दी है, अभी लागू नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा स्टेट का नाम आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, कुछ इससे संबंधित वाद जो है वो आए, बड़ा महत्वपूर्ण वाद रहे जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में बड़ा चर्चाओं में रहा। एक मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 का वाद आया कि शाहबानो एक मुस्लिम महिला है और मोहम्मद अहमद खान इनके पति का नाम है, जो जबलपुर हाईकोर्ट में वकील है। और शाहबानो 5 बच्चों की माँ, 70 वर्ष की औरत। तलाक के बिद्दत एक मुसलमानों में तलाक देने का एक तरीका होता है जिसमें मुस्लिम महिला तलाक नहीं दे सकती, मुस्लिम पुरुष तलाक देता है। और तलाक के बिद्दत के तहत मौखिक रूप से, लिखित रूप से, मैसेज के माध्यम से भी महिला को तलाक 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 दिया जा सकता है। तो उस दौरान उस शाहबानो को, 70 वर्ष की औरत को, 5 बच्चों की माँ को मोहम्मद अहमद खान ने क्या दे दिया? तलाक दे दिया। तो वो महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मिलॉर्ड, मैं 70 वर्ष की महिला हूँ, 5 बच्चों की माँ हूँ, मैं किसके पास जाऊँ? एक हिंदू महिला अगर अपने पति से तलाक लेती है तो उसको आधा मालिकाना हक मिलता है, उसके बाद उस महिला को तलाक दिया जाता है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति मुझे रात को घर से बाहर निकाल देता है, तलाक दे देता है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व का मामला है और नीति निर्देशक तत्व लागू हो या नहीं हो ये राज्य पर निर्भर करता है। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था करी कि इसके अंतर्गत गुजारा भत्ता इद्दत की अवधि तक, यानी इद्दत की अवधि होती है लगभग 90 दिन की, है ना, 90 दिन तक उस महिला को पति गुजारा भत्ता देगा, उससे ज्यादा कुछ उसको महिला को मिल नहीं सकता। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इद्दत की अवधि
की व्यवस्था गुजारे भत्ते की करी तो राजीव गांधी की सरकार थी और कुछ मौलवी नाराज हो रहे थे, तो उनको लगा कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं चला जाएगा, तो उन्होंने क्या करा कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए 1986 में एक कानून बना दिया, मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता की बात की थी उसको वापस क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये कॉमन सिविल कोड से संबंधित मुद्दे हैं, बड़ा रोचक फेमस मामला है। देखिएगा, इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक लेने के बाद भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, वो भी कितने दिनों तक, इद्दत की अवधि तक, इद्दत की अवधि तक होता है। इद्दत की अवधि होती है अधिकतम कितने दिन की, 90 दिन की होती है। अधिकार है, इसे शाह बानो वाद कहा गया। शाह बानो नामक ये इसके पति हैं और ये इसकी पत्नी है, ये ध्यान रहे। ये अहमदाबाद जबलपुर हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे ये मोहम्मद अहमद खान। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आया कि शाह बानो वाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु राजीव गांधी की सरकार द्वारा मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, और जो गुजारा भत्ते का व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2002 का एक फिर केस आता है। क्या है कि मामले में 1986 के अधिनियम को चुनौती दी गई। जो 1986 का जो अधिनियम आया था ना, जिसमें मुस्लिम महिला के जो संरक्षण जो था गुजारे भत्ते का, उसको समाप्त कर दिया, उसको चुनौती दी। कौन से मामले में, डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में। और इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह करने तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। तो अब लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद के मध्य, यानी जो संसद ने 1986 में गुजारे भत्ते वाले सिस्टम को बंद कर दिया, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से व्यवस्था को लागू कर दिया कि अगर किसी मुस्लिम महिला को तलाक के बिद्दत के तहत तलाक दिया जाता है तो वो मुस्लिम महिला जब तक पुनर्विवाह नहीं करती तब तक उसका जो पुराना पति है उसे गुजारा भत्ता देगा। और ये किस फैसले में बोला गया, डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2002 के मामले में। सरला मुदगल बनाम भारत संघ, देखिए तीसरा केस, सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 1995 के अंतर्गत सरला मुदगल केस में जो व्यवस्था की गई है। देखिए इस वाद में न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का निवेदन किया। मतलब कोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि समान नागरिक संहिता आप लागू करें, प्रत्येक राज्य में आप लागू करवाएं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि धर्म के आधार पर लोग तलाक दे रहे हैं, महिलाओं के हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है एक कंट्री के अंदर, तो ये ठीक बात नहीं है। तो सरला मुदगल का बेसिकली क्या था कि सरला जो थी वो हिंदू महिला थी और उसके पति ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह कर सकता अपने धर्म के अकॉर्डिंग, तो हिंदू व्यक्ति है, हिंदू पत्नी है, हिंदू पुरुष है, अब वो दूसरा विवाह करना चाहता तो हिंदू लोग तो कहता है कि पहली महिला को तलाक दें उसके बाद ही दूसरा विवाह कर सकता। भाई ने एक नया तोड़ निकाल लिया, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और दूसरी बेगम लिया घर में। सरला ने पूछा ये कौन, बोला ये तो भी एक और आई है और अभी 2 और आना बाकी है। तो सरला ने कहा ये बात तो ठीक नहीं है। तो मामला जब कोर्ट में कहा तो कोर्ट ने ये कहा कि जिस महिला से जिस धर्म के अकॉर्डिंग विवाह किया गया है उस महिला को उसी अकॉर्डिंग वापस डाइवोर्स यानी तलाक मिलेगा। और उस समय फिर सरकार से आह्वान भी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप समान नागरिक संहिता को लागू करें, कॉमन सिविल कोड को। लेटेस्ट मामला प्यारे विद्यार्थियों जो बड़ा महत्वपूर्ण एग्जामों में कई बार पूछा गया, सायरा बानो का केस 2017, इसी के अंदर इस ट्रिपल तलाक की सिस्टम बीमारी को ही कोर्ट ने खत्म कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कह दिया कि न्यायालय ने कि तलाक बिद्दत जिसमें 3 तलाक है उसको अवैध घोषित कर दिया, इस पर रोक लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो अनुच्छेद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार माना था, देखिए वो माना अनुच्छेद संविधान का 13(1) ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व, संविधान के लागू होने से पूर्व की अगर कोई क्या है विधि है और वह विधि अगर हमारे संविधान के साथ असंगत है, अगर वह विधि
हमारे संविधान के साथ क्या है, असंगत है वह विधि, अगर संविधान के साथ क्या है, असंगत है, तो ऐसी विधि, संविधान के साथ क्या है, असंगत है, तो ऐसी विधि को न्यायालय क्या कर सकता है, रद्द घोषित कर सकता। तो ये जो ट्रिपल तलाक, जो तलाक है, बिद्दत की जो तलाक है, बिद्दत की जो व्यवस्था जो है, ये कब की है, 1937 में शरीयत में लिखी हुई है। और शरीयत कब लिखी गई, 1937 में। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये संविधान के लागू होने से पहले की है और ये संविधान के साथ मैच नहीं करती है, इसलिए इसको रद्द घोषित किया जाए। कौन सा आर्टिकल कहता है, 13(1) को आधार बनाकर, आधार किसको बनाया कोर्ट ने, आधार बनाकर अनुच्छेद 13(1) को उन्होंने क्या बना दिया, आधार, और तलाक के बिद्दत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो देख लीजिए, 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से लागू हुआ, क्योंकि कोर्ट ने 3 तलाक को तो रद्द किया, लेकिन नया कानून तो संसद ही बनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि आप संसद में बिल लाइए और इस पर कानून बनाइए और कड़े सजा के प्रावधान करिएगा, क्योंकि बिना दंड के व्यवस्था नहीं सुधरती है। अब अगर कोई मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला को तलाक देता ट्रिपल तलाक के तहत, तलाक बिद्दत के तहत, तो 5 साल की सजा का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए 19 सितंबर 2018 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसने उसने किसी पति से विवाह किया तो अब उसका अधिकार है, वो अपना संरक्षण करेगी, उसको ऐसे कोई भी ट्रिपल तलाक बोल के बाहर नहीं निकाल सकता। और अधिनियम के तहत ये नियम बना दिया गया, जिसके तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हमने ये ट्रिपल तलाक से संबंधित मुद्दे पढ़े, और सबसे बड़ी बात है, गोवा में शुरू से ही क्या है, समान नागरिक संहिता है, उत्तराखंड में बाद में लागू कर दी गई, गोवा में कानून बन चुका है। चलिए, आज की कक्षा में हमने अनुच्छेद 41, 42, 43 और 44 के बारे में डिटेल से समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।